हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन से स्टार्ट और लगभग 2-3 टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यहाँ इससे ऊपर हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि सेल होती क्या है, सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करती क्या है, किस टाइप की सेल होती हैं। 2 टाइप की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। फिर हमने यूकैरियोट्स में पढ़ा था 2 टाइप की सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब उसके आगे हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलप के बारे में और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have complex cell envelope। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनके पास कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। मतलब बहुत ज़्यादा, हम हिंदी में कह सकते हैं जटिल जो है इनके पास सेल एनवेलप पाया जाता है। सेल एनवेलप कंसिस्ट 3 लेयर्स होती हैं सेल एनवेलप के पास। 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सेल वॉल, आगे है ग्लाइकोकैलिक्स और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्स होती हैं सेल एनवेलप की, सेल वॉल, सेल ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। इन 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉल से बना होता है हमारा सेल एनवेलप। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इसीलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है और जो नोट्स हैं इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये तीनों लेयर्स सेल एनवेलप बनाती हैं और ये मिलकर एक्ट करती हैं एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। जैसा कि ये सिंगल ऐसे ये एक्ट करती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये सिंगल है, लेकिन ये सिंगल नहीं होती हैं, ये ट्रिपल है। 3 है ये, लेकिन ये मिलकर एक्ट करती हैं, इसलिए इन्हें सिंगल माना जाता है। बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलपमेंट बाय ग्राम। बैक्टीरिया क्लासिफाइड होते हैं 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम। जो बैक्टीरियाज हैं वो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं। किसके बेसिस पर होते हैं? जो ऐसा मैनर जो रिस्पॉन्ड करता है उनकी डेवलपमेंट को। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम क्या होता है? यहाँ पर हैं 2 टॉपिक्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टेक अप ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को ले लेता है वो ग्राम पॉजिटिव मतलब अपने अंदर ग्राम स्टेन को कंटेंट कर लेता है, अपने अंदर उसको कंटेन कर लेता है, तो वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। अपने अंदर कुछ इंक्रीज किया इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। और जो डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन को अपने अंदर कंटेन नहीं करता, मतलब वो अपने अंदर कंटेन नहीं करता, तो वो नेगेटिव, उसका जो मटेरियल घट रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुआ। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये भी डिफरेंट होता है कई सेल्स में कंपोजिशन और थिकनेस के बेस पर। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर और मे बी थिक और टफ लाइक कैप्सूल। ये लूज हो सकता है लाइक स्लाइम लेयर, जैसे स्लाइम की लेयर होती है उस टाइप से लूज हो सकता है, और थिक हो सकता है, टफ हो सकता है लाइक कैप्सूल। जैसे कैप्सूल की लेयर होती है बिल्कुल थिक होती है, पतली होती है, लेकिन टफ होती है, बहुत ज़्यादा टाइट होती है, वो जल्दी से कटती नहीं है, टूटती नहीं है, इसलिए उसकी तरह भी हो सकता है और बिल्कुल स्लाइम लेयर की तरफ भी हो सकता है, जैसे जो बिल्कुल थिक और बिल्कुल ही स्मूथ होती है। डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, जो सेल एनवेलप है जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स है, ये शेल की शेप को भी डिटरमाइन करता है, शेल की शेप को भी अब कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। सेल को ये ब्रस्टिंग
मतलब कि फटने से या कोलैप्सिंग, सिकुड़ने से या फैलने से रोकता है। इन दो चीज़ों से वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रिवेंट करता है सेल को। इसीलिए ग्लाइकोकैलिक्स जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर हम लोग कह सकते हैं सेल एनवलप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लिया है और हमने सेल वॉल आगे पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेमी परमिएबल इन नेचर, सेमी परमिएबल होती है इन नेचर। सेमी परमिएबल का मीनिंग है, सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब परमिशन देने वाला। जो हाफ परमिशन दे यानी कि मन चाही परमिशन, वो जिस मटेरियल को चाहे अंदर ले सकती है और जिस मटेरियल को चाहे वो बाहर फेंक सकती है। ये सेमी परमिएबल होती है, अगर ये चाहे तो अंदर ले सकती है, अगर नहीं चाहती तो बाहर पड़ा रहे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीजोजोम्स, जो मीजोजोम्स होते हैं ये भी सेल मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं। फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं जिन्हें मीजोजोम्स कहा जाता है। दीज एक्सटेंशन आर इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेले। जो ये एक्सटेंशंस होते हैं ये वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, ट्यूबुलस की फॉर्म होते हैं और लैमेले की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। जो मीजोजोम्स होते हैं ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेल को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और सेल से वेस्ट मटेरियल के सिक्रीशन प्रोसेस में भी मीजोजोम सेल को हेल्प करते हैं। ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में ये मीजोजोम्स हेल्प करते हैं। तो ये इनके फंक्शंस हम लोग कह सकते हैं। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। कई प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक साइनोबैक्टीरिया इनमें मीजोजोम्स नहीं पाए जाते, जबकि इनमें मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन के लिए साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जो एक पिगमेंट को कंटेन करके रखते हैं जिससे सेल का कलर भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का मीनिंग होता है इन मोशन, हम लोग कह सकते हैं मोशन। मोटाइल वो होता है जो मोशन करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मोटाइल, ये बात कह सकते हैं हम, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, चलते फिरते हैं। हम चलते फिरते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए आती है, ये प्लांट्स के लिए नहीं आती। प्लांट्स आर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर लिविंग। If motile have flagella extend from their cell wall, अगर बैक्टीरियल सेल जो है मोटाइल है तो उसकी सेल वॉल पे फ्लैजिला मिलेंगे। जो फ्लैजिला होते हैं वो सेल वॉल के बाहर की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो मोटिलिटी में सेल को हेल्प करती हैं, जिनका नाम है फ्लैजिला। अगर मोटाइल हैं तो सेल वॉल पे फ्लैजिला पक्का प्रेजेंट होंगे। अगर नॉन मोटाइल हैं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगी तो वो ऑर्गेनिज्म मोटाइल हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल वो मोटाइल हो जाएगी। फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंटस, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट्स से बना होता है, फिलामेंटस, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पिलाई एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। पिलाई एंड फिम्ब्री ये 2 नाम अलग है। ये ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर बट डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी। ये भी सरफेस स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। जो फ्लैजिला है, पिलाई एंड फिम्ब्रे, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे ये तीनों ही सरफेस स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, बट फ्लैजिला प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिलिटी, बट पिलाई एंड फिम्ब्रे आर नॉट इम्पोर्टेंट इन मोटिलिटी। अगर ये ना भी हो तो भी
अगर फ्लैजेला हो तो मोटाइल अपने आप ही होगा ऑर्गेनिज्म, अगर ये ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी मोटालिटी पे। अभी हम लोग थोड़ा पिल्लाई के बारे में पढ़ लेते हैं। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ये बिल्कुल ट्यूब की तरह होता है और ये एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। एक स्पेशल प्रोटीन से ये स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे कहते हैं हम लोग पिलाई। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिम्ब्रिए की। दे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइबर्स स्प्रोटिंग आउट ऑफ सेल वॉल के बाहर ब्रिसल लाइक्स होते हैं, जैसे टूथ ब्रश पे ऐसे ब्रिसल्स होते हैं ना, ऐसे कुछ इस टाइप से ये सेल वॉल के बाहर ऐसे ब्रिसल्स के रूप में ये फिम्ब्रे पाए जाते हैं। वैसे तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मोटालिटी में काम आते हैं, लेकिन फिम्ब्रे मोटालिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। हेल्प्स टू अटैच बैक्टीरिया ऑन रॉक्स और होस्ट टिश्यू। हेल्प्स टू अटैच बैक्टीरिया ऑन रॉक्स और होस्ट टिश्यू। जो फिम्ब्रे हैं वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किसी भी रॉक या किसी टिश्यू पर अटैच होने के लिए। ठीक है, तो इनका फंक्शन पता लग गया, ये है इनका फंक्शन। ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच होने में किसी रॉक से या किसी टिश्यू से। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़। पहले हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट राइबोसोम्स कहलाती है। राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S एंड 30S, 50S प्लस 30S टू गिव 70S राइबोसोम। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार इसको लाइन में देखते हैं। ओके, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S एंड 30S units which when present together to form 70S prokaryotic ribosomes। प्रोकैरियोट्स में 50S और 30S की 2 सब यूनिट्स होती हैं जो अटैच होके 70S बनाती हैं। Several ribosomes attach to single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome। Several ribosomes attach to single mRNA to form a chain। जो राइबोसोम्स होते हैं, कई सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से चेन बना लेते हैं, इस टाइप से आपस में अटैच हो जाते हैं और चेन बना लेते हैं, जिन्हें कहते हैं पोलीराइबोसोम्स। ऐसे राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर एक चेन बना ले तो उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स हो गए, इसलिए पोलीराइबोसोम कह दिया या पोलिसोम कह दिया उसको छोटा करके। अगला टॉपिक है हमारा राइबोसोम्स का, बस इतना ही देर का था। अगला टॉपिक है हमारा इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ में क्या क्या है देखते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये फूड मटेरियल को रिजर्व करती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं। किस में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। बच्चों याद रखना, फिलहाल हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स ही यहाँ पर नाम आने वाला। यूकैरियोटिक सेल्स जब आएंगी तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो जिक्र है वो वहीं पर बंद हो जाना है। इन साइटोप्लाज्म स्टोर इन साइटोप्लाज्म, जो रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टोर इन साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडीज जो हैं रिजर्व करते हैं फूड मटेरियल को, स्टोर करते हैं फूड मटेरियल किसमें? साइटोप्लाज्म में स्टोर करती हैं इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडीज के रूप में फूड मटेरियल को साइटोप्लाज्म में स्टोर करती हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल फ्रीली रहती है साइटोप्लाज्म में, इनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं होती, बिल्कुल आज़ाद रहती हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में। ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनमें गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें बैक्टीरिया का जिक्र क्यों है? क्योंकि ये भी एक प्रोकैरियोट है।
ओके, आज अब हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया हमारा प्रोकैरियोटिक वाला टॉपिक। तो यहाँ तक ही आज हम लोग इस वीडियो को रख रहे हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। लेक्चर 3 में हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में करेंगे। लेक्चर 2 में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।